अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट आर्टिकल में हमने कूलम्स लॉ जो कि इस चैप्टर का इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ऑफ फोर्स भी इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। यानी सर, जो इस यूनिवर्स के अंदर हर दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को यहाँ से रिलीज करूँ तो ज़मीन जो कि एक ऑब्जेक्ट है, बोर्ड मार्कर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से बोर्ड मार्कर ज़मीन की तरफ को अट्रैक्ट होगा। लेकिन सर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको मालूम करने के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने 10th क्लास में और सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा, अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, इन दो चार्जेस के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की फोर्स मौजूद होती है। और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। सर अगर वो आपने डिटरमिन करनी है तो हम कूलम्स लॉ यूज करके वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान पाई जाती है उसको मालूम कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है चार्जेस के दरमियान, ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका ओरिजिन क्या है? इनके ओरिजिन के बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। इनको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसलिए इनको कहा जाता है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस? सर इनका ओरिजिन हमें मालूम नहीं है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता, इनको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक मैस से दूसरे मैस में, एक चार्ज से दूसरे चार्ज में किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है इस के रिगार्डिंग हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है माइकल फैराडेज फील्ड थ्योरी। हम आम तौर पर यह समझते थे कि फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट होती है या कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। सर मतलब ये है कि अगर मुझे किसी स्टेबल को अपनी तरफ को लेके आना है तो मुझे उससे फिजिकली इन कांटेक्ट होना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो मुझे फिजिकली उसके साथ इन कांटेक्ट होना पड़ेगा। सर इस बोर्ड मार्कर को इस पोजीशन से यहां पर लेके आना तो बोर्ड मार्कर खुद चलकर ऊपर नहीं आएगा बल्कि इन कांटेक्ट होना पड़ेगा। ये जो कांटेक्ट करने के ऊपर या कांटेक्ट करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। लेकिन सर जब हमने दो मैग्नेट्स को देखा जो एक दूसरे से कुछ फासले पर पड़े थे फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जब हमने देखा दो चार्जेस को जो एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर पड़े थे, उनमें आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब हमने देखा चांद को जो कि जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा था, जबकि चांद और जमीन के दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि कांटेक्ट किए बगैर फोर्स लग रही है। तो सर इसका मतलब ये है कि फोर्सेस बुनियादी तौर पर दो तरह की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, जबकि दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। असल में जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये भी असल में कांटेक्ट फोर्सेस ही हैं। सर कैसे? असल में होता ये है कि हर मैस या हर चार्ज के गिर्द एक खास इलाका होता है, उस इलाके को बोलते हैं फील्ड। और सपोज दैट मैं अर्थ के ऊपर मौजूद हूं तो जमीन का एक फील्ड होगा जो कि कई 1000 या लाखों किलोमीटर तक फैला होगा। अब उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। सर बेशक वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके फील्ड के अंदर वो आया उससे कांटेक्ट में है ही नहीं। सर एग्जांपल ये है कि ये मैं जहां पर खड़ा हूं ये जमीन है,
ठीक है। और मेरे पास दूसरे ऑब्जेक्ट के तौर पर ये बोर्ड मार्कर है, आप देख सकते हैं इस ग्राउंड और बोर्ड मार्कर के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। तो सर फिर हो क्या रहा है, इसका अपना फील्ड है, जबकि 3 डायमेंशनली इसका अपना फील्ड है और जमीन का अपना फील्ड है। दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स लगेगी और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बोर्ड मार्कर जमीन की तरफ को अट्रैक्ट होगा। लेकिन सर इनमें कोई आपस में कनेक्शन तो नहीं था, इनमें आपस में कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं था। इस फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन सर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इन दोनों के फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। सेम इज द केस विद मैग्नेट्स। मैग्नेट्स सर ये आमने सामने पड़े हुए हैं, ये 2 मैग्नेट्स। अगर ये 2 मैग्नेट सामने सामने पड़े हुए हैं तो इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो सर फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। असल में इस मैग्नेट का एक फील्ड होता है और वो इस मैग्नेट के फील्ड से इंटरेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से फोर्स लगती है। अगर सेम पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये 2 मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये है चार्जेस के अंदर भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल चार्जेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। चार्ज के गिर्द अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हम चार्ज के फील्ड को पढ़ना चाह रहे हैं और चार्ज का जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सपोज दैट ये रूम जो है एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर होगा तो जिस चार्ज का ये फील्ड है वो चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर सेम काइंड का होगा तो रिपल्शन होगी, अगर ऑपोजिट काइंड का होगा तो अट्रैक्शन होगी। लेकिन सर अगर कोई बाहर से गुजर गया तो ये उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि वो जो चार्ज बाहर से गुजर गया वो इसके फील्ड से बाहर है। तो फील्ड होता क्या है? फील्ड असल में ये स्पेस है। द स्पेस, सर कैसा स्पेस? 3 डायमेंशनल स्पेस। The 3-dimensional space around the charge in which it can exert a force of attraction or repulsion on another charge is called as electric field। क्योंकि सर इस फील्ड के अंदर एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, इसलिए इस फील्ड को फील्ड ऑफ फोर्स का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो फील्ड है हमें नजर नहीं आता, फील्ड होता जरूर है। आपको क्या पता कि एक मैग्नेट आपके पास है वो कितनी दूर तक अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकता है, आपको नहीं मालूम। तो सर पता कैसे चलाते हैं? पता चलाने के लिए आप उसके करीब दूसरा मैग्नेट लेके जाते हैं। जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब एक मैग्नेट का फील्ड वहां तक फैला हुआ है। तो चार्जेस में भी ऐसे ही होता है सर। चार्ज के गिर्द इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। माइकल फैराडे को ये मालूम था कि चार्ज के गिर्द फील्ड होता है, लेकिन सर इसकी रीजन उसको मालूम नहीं थी, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर चार्ज के गिर्द एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। सर फील्ड आपको नजर नहीं आएगा, उसकी प्रेजेंस का पता चलाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है टेस्ट चार्ज। सर व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज को आमतौर पर हम Q0 से शो करते हैं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू यूनिट होगी। यूनिट मतलब 1 होगी। सर ये 1 कूलम भी हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 1 मिली कूलम भी हो सकता है, 1 नैनो कूलम भी हो सकता है। लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा कन्वेंशनल चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो हम करेंगे क्या? सपोज दैट ये एक चार्ज है और ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसका फील्ड है। तो फील्ड असल में डॉट्स की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन हम फील्ड को मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस की मदद से जाहिर करते हैं। तो एक मेथड ये है कि आप चार्ज के गिर्द डॉट्स लगा लें। अब ये चार्ज के गिर्द अगर आप गौर से देखें, डॉट्स जो मैंने लगाए हुए हैं इसके करीब करीब डॉट्स ज्यादा हैं। सर करीब डॉट्स ज्यादा लगाने का मतलब क्या है? डॉट्स की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक अगर डॉट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रांग होगा। कॉमन सेंस है कि अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, मेरे करीब करीब अगर कोई शख्स
या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो मेरा उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन अगर सर वो ऑब्जेक्ट मुझसे 100 मीटर के फासले पर खड़ा है तो मेरा उसके ऊपर इफेक्ट कम होगा। तो चार्जेस में भी ऐसा होता है, चार्ज के करीब करीब इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन चार्ज से जब दूर जाते जाएंगे फासला बढ़ता चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती चली जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सर ये हुआ कि फील्ड के अंदर फोर्स एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर मैं इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर चला लेता हूं इस कॉर्नर के अंदर, तो सर इसका मतलब यह है कि उसकी हीट पूरे कमरे में एक जैसी नहीं होगी, यहां पर मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो वहां पर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फील्ड का भी सेम केस है। तो सर यहां पर अब हम डिफाइन किसको करना चाह रहे हैं? हम यहां पर डिफाइन करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ये एक ही चीज के चार नाम है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ई को चार नामों से पुकारा जाता है। ई को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस टर्म को हम आगे चैप्टर के मिड में जाकर एक्सप्लेन करेंगे। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये कहा कि फील्ड के अंदर स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती। सर अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो क्या करेंगे? मैं काम ये करूंगा, उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा। अगर मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि फील्ड कितना है तो मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा। सर एक तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज इसका फील्ड होगा, दूसरा जो टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू इसके मुकाबले में कम रखी जाती है ताकि इसका फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। अब इसका अपना फील्ड वीक होगा, इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, क्योंकि सिमिलर नेचर है। जब ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा तो ये इस तरफ को फोर्स महसूस करेगा। उस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? एफ ई, क्योंकि चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैंने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सबको हम ई से शो करते हैं। मुझे ई मालूम करना है तो एक काम करेंगे, सर कहां मालूम करना है? जिस पॉइंट के ऊपर ई मालूम करना है। सपोज दैट मैंने यहां पर मालूम करना है तो यहां पर से टेस्ट चार्ज रखे, मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज रखा, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इस फोर्स को एफ ई यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाता है। सर आप एक काम करेंगे, इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मेरे पास दो टेस्ट चार्जेस हो, एक टेस्ट चार्ज मेरे पास Q01 है, दूसरा Q02 है, जो करीब पड़ा होगा वो फोर्स ज्यादा महसूस करेगा, वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जो दूर पड़ा होगा वो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा, वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड असल में फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में सर फोर्स होती है। सर कौन सी फोर्स? जो टेस्ट चार्ज महसूस करता है। कब महसूस करता है? जब उसको फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, तब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका यूनिट देख लेते हैं। इसके दो यूनिट्स हैं, एक को मैं यहां ड्राइव कर देता हूं, एक चैप्टर के मिड में जाकर आ जाएगा। पहला यूनिट क्या है? सर फोर्स मेजर होती है न्यूटन्स में, चार्ज मेजर होता है कूलम में, तो यूनिट क्या बना? न्यूटन पर कूलम। और आगे जाकर हम देखेंगे कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। यानी सर ई के दो यूनिट्स हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिसमें टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी सर ये अगर टेस्ट चार्ज था, इसने फोर्स इधर को महसूस की, तो इसका मतलब सर इधर को फोर्स लगी है तो फील्ड इधर को होगा। ये जो टेस्ट चार्ज था, इसने फोर्स इधर को एक्सपीरियंस की तो इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह मोमेंटम का रिलेशन होता है। P इज इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। P इज इक्वल्स टू एम वी, हमने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल्स टू एम वी, तो
तो सर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सिमिलरली ई इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन ड्राइव करना है. ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का रिलेशन मालूम करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल रिलेशन हम यहां पर लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. अब यहां पे ये जो एफ ई है, सर व्हाट इज एफ ई? इलेक्ट्रिकल फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब दो चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स को बोलते हैं, जिसको हम कैसे मालूम करते हैं? यूजिंग कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या है? एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर. यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम FE का रिलेशन लिखेंगे. FE की मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या था सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1. चार्ज 1 Q है सर, चार्ज 2 Q नॉट है. चार्ज 1 की जगह Q आ गया, चार्ज 2 की जगह हमारे पास Q नॉट आ गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ गया. अब मैं करूंगा ये, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां लिखकर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम कर लूंगा. डायरेक्शन को हम बाद में भी देख लेते हैं, वैसे हम यहां पर डिस्कस कर भी चुके हैं. तो अगर मैं इस E का मैग्नीट्यूड मालूम करूं तो मुझे यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा. और इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 जो कि Q है, चार्ज 2 जो कि Q नॉट है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो मैंने यहां पर FE की जगह FE का रिलेशन लिख दिया. ये हमारे पास FE का रिलेशन था सर. डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? डिनोमिनेटर में Q नॉट, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाय Q नॉट. डिवीजन से जब मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो हमारे पास Q नॉट के नीचे 1 है. जब मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/Q नॉट. Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो सर हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? E की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. लेकिन चूंकि E एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी. डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं. तो E अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. सर ये R यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया हमने? डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिखा है. तो ये E का रिलेशन, E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया. लेकिन सर ये रिलेशन कब यूज करते हैं? जब चार्जेस जो हैं, ये जो दोनों चार्जेस थे, ये इनके दरमियान मीडियम के तौर पे हमने फ्री स्पेस को यूज किया हुआ था. फ्री स्पेस देखा जाए तो वैसे कोई मीडियम नहीं है. अगर कोई मीडियम मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि हमने उसको फ्री स्पेस में प्लेस किया हुआ है. तो सर ये हमारी सारी डिस्कशन फ्री स्पेस के लिए थी. हमारी बुक के अंदर यहां तक गिवन है. अब हम थोड़ा सा एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इसमें इजाफा कर लेते हैं. हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम भी देख लेते हैं. अगर फ्री स्पेस हो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा जाता है. लेकिन सर अगर मीडियम हो तो मीडियम की परमिटिविटी देखा जाता है. और मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है. सर मीडियम की मौजूदगी में एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक और फैक्टर आएगा, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर भी यूज किया था. तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R. लेकिन यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R का इजाफा हो जाएगा. अब यहां पे अगर मैथमेटिकली आप लोग जीनियस हैं तो ये हमारे पास है E फ्री स्पेस का फॉर्मूला और ये E मीडियम का फॉर्मूला. अगर मैं यूनिट वेक्टर्स को हटा दूं तो ये E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा फ्री स्पेस में और ये E का मैग्नीट्यूड मीडियम में आ जाएगा. तो सर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, E फ्री स्पेस को E वैक्यूम भी कहा जाता है, E वैक्यूम को E मीडियम से डिवाइड कर दें, लेफ्ट पे लेफ्ट को डिवाइड कर दें, राइट पे राइट को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का. उसको मैं यहां पर ड्राइव कर देता हूं शॉर्ट फॉर्म के अंदर. सर यहां पर अगर हम लिखें E वैक्यूम का मैग्नीट्यूड ओवर E मीडियम का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास होगा
ई वैक्यूम का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ये है और ये डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये ई वैक्यूम का फॉर्मूला। ई वैक्यूम की मैग्नीट्यूड, अब ई मीडियम की मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अब यहां पे ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यू ओवर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम कम्स टू बी, ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया? 1/एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये 1 था, नीचे एप्सिलॉन आर था, ये डबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम कम्स टू बी एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन बन गई है। क्या डेफिनेशन बनी है सर? ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की मैग्नीट्यूड्स की रेशियो है। सर ऊपर कौन सी इंटेंसिटी होगी जो जब हमारे पास मीडियम के तौर पर हम फ्री स्पेस को कंसीडर कर रहे होंगे। वैसे फ्री स्पेस को मीडियम नहीं है, मतलब कोई मीडियम नहीं होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? फ्री स्पेस या वैक्यूम। और जब हम दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे तो उन दोनों की जो रेशियो होगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। ये भी सर न्यूटन पर कूलम में है, ये भी न्यूटन पर कूलम में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। स्टूडेंट इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से सुन लीजिएगा और अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।